हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित। और लास्ट के वीडियोस में हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है। अगर आप डिफरेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या सिविल सर्विसेज की, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी। वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आप बोल सकते हैं पूछे गए हैं ना। यहाँ हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है किन किन यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के लिए, कब? जब 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 की बात आई थी आर्टिकल 54 और 55 से रिलेटेड। सो आप ये बताइए पहले कि इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो आपने ज़रूर ये बात और गौर से पढ़ी होगी न्यूज़ के अंदर कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं, बताइए। सो सबसे पहले होते हैं लोकसभा के एमपीज़, दूसरा फिर राज्यसभा के एमपीज़, और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाता। बहुत ही ऑब्वियस रीज़न आप समझ सकते हैं, अगर नॉमिनेटेड मेंबर को शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगी। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को भी शामिल किया जाता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद को शामिल नहीं किया जाता। अगेन वही बात होती है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर शामिल करेंगे तो कुछ स्टेट्स के अंदर है, कुछ स्टेट्स के अंदर नहीं है, तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और इक्वलिटी वाली बात नहीं होगी। सो अगर हम लोग जब बात करते हैं कि किन किन यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया जाता है, सो दिल्ली और पुडुचेरी आती है। सो अगेन वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के लिख दिया गया है कि आपको यहाँ पे 1992 की बात बोल दी गई है। बेसिकली ये यही जानना चाह रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में यूनियन टेरिटरीज़ का, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में किन किन यूनियन टेरिटरीज़ का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सो यहाँ से अगर आप गोवा और लक्षद्वीप को हटा दें, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की बात होगी, तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो आपने ज़रूर इस तरह के सवाल देखे होंगे जिसमें पूछा जाता है कि किन किन यूनियन टेरिटरीज़ को शामिल किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। सो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से पहली बार क्वेश्चन आया है। अगर आप देखेंगे तो सीडीएस, सीएपीएफ, बहुत बार, इवन सीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से शामिल होते हैं। दोनों ही हाउसेज पार्लियामेंट के, बिल्कुल हमें पता है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल होती है, बिल्कुल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को शामिल नहीं किया जाता, मैंने आपको रीज़न बता दिया, हर स्टेट में नहीं है। और चौथा बोला गया था लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बिल्कुल, दिल्ली और पुडुचेरी दो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिन्हें शामिल किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। अब देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में अभी नहीं बताया गया, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया जाएगा या नहीं। सो इसका आंसर फिर क्या है 57th क्वेश्चन का? एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ए एंड सी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ओके, सो कमेटी से क्वेश्चन आया। आपको पता होगा दो तरह की कमिटीज़ होती हैं। पहली होती है जो परमानेंट बेसिस पे होती है, दूसरी एडहॉक होती है जो कि टेम्प्रोरी पीरियड के लिए होती है। सो क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी से पहली बार क्वेश्चन आया है? नहीं, अक्सर ही एग्जाम्स के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप बात करें, हरियाणा सिविल सर्विस में ही पिछले साल आया, उत्तराखंड पीएससी में आया, अभी सीएपीएफ में भी आया था। सो अक्सर ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले करते हैं, उसके बाद इसे डिटेल में समझ लेंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है, आपको ये बताना है। पहला बोला गया है, द कमेटी कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 50 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है। जैसे अगर आप लार्जेस्ट कमेटी की बात करें पार्लियामेंट में, तो एस्टीमेट कमेटी, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। और दूसरी यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बहुत ही यूनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है 22 मेंबर्स का, ठीक है, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और इसी के लगभग आधे 7 मेंबर यानी कि राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 22। ये भी याद रख लीजिए कि लोकसभा से कितने होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, तो 15 होते हैं, और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो हमें करेक्ट पूछा गया तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10 मेंबर्स की बात की जा रही है। 10 मेंबर्स नहीं होते हैं राज्यसभा से, कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो फर्स्ट तो गलत है। सेकंड देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमिटी। ऐसी कोई बात नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होते हैं। तीसरा यहाँ पे बोला गया, मेंबर ऑफ द कमिटी इज गिवन अ टर्म फॉर 1 ईयर। ये बिल्कुल सही है, 1 ईयर का टर्म होता है। हमें करेक्ट ही पूछा गया था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी है।
और चौथा बोला गया द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द कमिटी फ्रॉम द राज्यसभा इज एक्सटेंडेड इवन व्हेन दे रिटायर फ्रॉम राज्यसभा। नहीं, ये तो गलत बात है, ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पे हमें करेक्ट पूछा गया था तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सो देखिए, पब्लिक अकाउंट कमेटी को 1921 में पहली बार सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बाद से। तब से लेकर के ये अभी तक एग्जिस्टेंस में है। और अभी प्रेजेंट में अगर बात करें मेंबर्स की तो 22 मेंबर्स है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मेंबर जो है उनका इलेक्शन होता है, इलेक्ट किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हर साल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एवरी ईयर इलेक्शन होता है फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपने ये सिस्टम अगर आपको डिटेल में पता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है तो मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और FPTP, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनका इलेक्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंबर के टर्म की तो 1 ईयर ही होता है मेंबर का टर्म। उस एक मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया जा सकता एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बने हैं कि मिनिस्टर को बनाया जा सकता है यानी इस कमिटी का मेंबर। सो मिनिस्टर को यहाँ पे इलेक्ट नहीं किया जा सकता एज अ मेंबर ऑफ दिस पब्लिक अकाउंट कमिटी। 1966 से लेकर के 67 तक जो मेंबर हैं वो चेयरमैन होते थे कमिटी के। वो कहाँ से होते थे? स्पीकर फ्रॉम अमोंग्स मेंबर बाय द स्पीकर के द्वारा अपॉइंटमेंट होती थी। लेकिन 1966 के बाद से ये कन्वेंशन चला कि जो कमेटी का चेयरमैन होगा वो ओपोजिशन के द्वारा चुना जाएगा। सो हमने बहुत ही डिटेल में समझ लिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। सो देखते हैं फिर हमें क्या पूछा गया था, करेक्ट पूछा गया था। सो यहाँ पे बोला जा रहा है 10 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ये तो गलत है, 15 मेंबर होना चाहिए। हमें करेक्ट पूछा गया तो हम सबसे पहले ए को एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, ए को एलिमिनेट करने पर ही आंसर हमारा आ चुका है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है ना। बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन का मेंबर होगा, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इट एग्जामिन्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस। हाँ, ये बिल्कुल सही है। केक के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसमें ऑडिट करने का काम होता है। द टर्म ऑफ द कमिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम। ये हमने देखा कि 1 साल ही जो है वो टर्म होगा कमिटी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका आंसर फिर क्या है? ऑप्शन डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एड हॉक जज के बारे में हमसे पूछा गया है और उसके बेसिस पर स्टेटमेंट दिया गया है। सो नाउ देखिए, एड हॉक जज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। एड हॉक जज में क्या होता है, जब परमानेंट जजेस का कोरम लैक करता है यानी मेंबर्स की संख्या कम हो जाती है किसी सुप्रीम कोर्ट के सेशन के लिए, तो जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, ऑनरेबल चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। यानी टेम्पररी बेसिस के लिए हाई कोर्ट के जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ये टेम्पररी पीरियड के लिए अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन ये तभी किया जा सकता है जब कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। यानी जिस हाई कोर्ट के जज को बुलाया जा रहा है वहाँ के चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और कंसेंट लेनी पड़ेगी। वर्ड पे फोकस करिए तो बहुत बार कंफ्यूज किया जाता है। प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी? प्रेसिडेंट की कंसेंट सहमति होने के बाद ही एडहॉक जज के रूप में हाई कोर्ट के जज को बुलाया जा सकता है। जिस भी जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा उनमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो भी क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब जब ये एडहॉक जज के रूप में काम करेंगे, ही एन्जॉयज ऑल द जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जुरिस्डिक्शन पावर और प्रिविलेजेस होती हैं वो सारी ये एंजॉय करेंगे, एडहॉक जज भी। नाउ स्टेटमेंट देखते हैं। पहला बोला गया एडहॉक जज इज टू बी अपॉइंटेड इफ द कोरम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज इनसफिशिएंट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। ये तो बिल्कुल सही, हमने देखा एडहॉक जज को तभी अपॉइंट किया जाएगा जब कोरम जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो इनसफिशिएंट हो किसी सेशन को हेल्ड करने के लिए। दूसरा बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग अ जज ऑफ द सेड हाई कोर्ट एज एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट करेंगे तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सहमति लेना जरूरी होगा। ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट मैंडेटरी। क्या प्रेसिडेंट से सहमति लेना मैंडेटरी नहीं है? बिल्कुल है, हमने देखा कि प्रेसिडेंट की मैंडेटरी होनी चाहिए। सो सी अगर आप सिर्फ एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन कौन से? ए और सी।
नाउ डी देख लेते हैं। एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाइल अटेंडिंग द सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज ऑल पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। अभी हमने देखा कि जब एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब काम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज के जितने ही सारे पावर्स और प्रिविलेजेस को एंजॉय करेंगे। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ऑप्शन डी, क्योंकि सी गलत है। प्रेसिडेंट की सहमति लेना मैंडेटरी होती है चीफ हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन फ्रॉम नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट फॉर एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कौन कौन से प्रोविज़न में रेटिफिकेशन के लिए 1/2 ऑफ द स्टेट से कम की ज़रूरत से वो रिक्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मेजोरिटी चीज़ें जो है वो सिंपल मेजोरिटी से ही जितने भी सिंपल मेजोरिटी से बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, बट कुछ प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है और स्टेट के भी कंसेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से प्रोविज़न है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड। स्पेशली अगर हम बात करें आर्टिकल में तो आर्टिकल 54 की जो प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 55 जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर के बारे में बात करता है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द स्टेट, हाँ ये आर्टिकल 73 की बात कर रहा है। और तीसरा बोला गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, यस। ना चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी इन चीज़ों में अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको 1/2 ऑफ द स्टेट और स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। आगे देखिए, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट में भी 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन लगेगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ये भी एक ऐसा प्रोविज़न है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर भी जो कि आर्टिकल 368 के अंदर आती है वो भी इसी प्रोविज़न का भाग है। ना देखिए सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन देखते हैं 1995 का। बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, अभी हमने देखा कि हाँ राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए इस प्रोविज़न का यूज़ होगा। दूसरा बोला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, ये भी हमने अभी देखा। 7th शेड्यूल के लिस्ट में भी हमने देखा कि बिल्कुल सही है। अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करना है उसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी। तो 4 को हटा करके बाकी हमारा तीनों आंसर था। अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी ना। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल, हमने देखा ये बिल्कुल सही है। 7th शेड्यूल के किसी भी लिस्ट को रेटिफाई करने के लिए नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट की रिक्वायर्ड होगी। दूसरा देखिए आर्टिकल 54 कौन सा है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाला। आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैनर पर बात करता है। आर्टिकल 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी ए और बी तो बिल्कुल सही है। अब हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे ए और बी मिल रहे हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे ए और बी करेक्ट है, यानी ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं सिविल सर्विसेज से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप इसे आंसर कर सकते हैं। वैसे ये बेसिक एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत वाली बुक में भी कवर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। सो ए और बी यहाँ पे करेक्ट है और सी और डी जो है वो गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बार्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट मेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान की शुरुआत से पहले ही जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा एग्रीमेंट और ट्रीटीज़ की गई हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। उनके डिस्प्यूट्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंटरफेयर करने से बार किया गया है कोर्ट को। ये किस आर्टिकल में मेंशन था? आर्टिकल 358, आर्टिकल 363, आर्टिकल 366 या आर्टिकल 368? ना ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आर्टिकल्स को याद रखना, खास करके उन आर्टिकल्स को जिन्हें रिपील कर दिया गया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राजाओं के द्वारा जो राइट्स और प्रिविलेजेस होती थी उसकी बात की जा रही है, जिसे रिपील कर दिया गया है 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा। आपको पता होगा प्रिंसली स्टेट्स के पावर को रिपील किया गया था 26th अमेंडमेंट के द्वारा। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 363 के बारे में, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट एटसेट्रा, इसी के बारे में बोला गया है कि अगर हम बात करें आर्टिकल 143 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, जिसके अंदर डिस्प्यूट की जुरिस्डिक्शन आती है किसी भी ऐसे प्रोविजन से जो कि ट्रीटी हो, एग्रीमेंट हो, कोवेनेंट हो, इंगेजमेंट, सेनाड और इस तरह का कोई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हो जो एंटर किया गया है संविधान के कमेंसमेंट से पहले। ठीक है, किसी राजाओं के इंडियन रूलर के द्वारा, इंडियन स्टेट के किसी रूलर के द्वारा, एंड टू विच द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं डोमिनियन वर्ड का यूज़ किया गया है।
ठीक है, ना कि यूनियन का। और एनी ऑफ इट्स प्रेडिसर गवर्नमेंट वाज अ पार्टी एंड विच हैज़ और हैज़ बीन कंटिन्यूड इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट और इन एनी डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बात लिखी गई है। तो ये आर्टिकल 363 है ना। ये टफेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इसका आंसर फिर क्या, ऑप्शन बी आर्टिकल 363। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा करके राइट टू प्रॉपर्टी को किस पार्ट और किस चैप्टर में डाल दिया गया। ना ये तो इजी क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ इन्हें, क्योंकि ये हर बुक में जहाँ पे भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जाएगी जिसे हटा करके आर्टिकल 300A पार्ट 12 में रख दिया गया था। क्योंकि अगर आपको पार्ट भी पता है तो यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन बी। आपको चैप्टर नहीं भी पता है डायरेक्टली तो यहाँ से आप आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि किस आर्टिकल में रख दिया गया या किस श्रेणी में डाल दिया गया, लीगल राइट्स की श्रेणी में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईआर कोएल्हो जजमेंट के बारे में बोला गया है कि किससे डील करता है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से, बेसिक स्ट्रक्चर से, शेड्यूल एरिया से, या नॉन ऑफ द एबव। सो आईआर कोएल्हो पर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ना सबसे पहले समझ लेते हैं आईआर कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस को। देखिए इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर की बेंच ने ये हेल्ड किया कि जो 9th शेड्यूल आइटम है वो अब नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू है, यानी जुडिशियल रिव्यू के अंदर नॉट इम्यून है, यानी जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचा जा सकता 9th शेड्यूल के आइटम्स को, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि 9th शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यानी इससे पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को अगर जुडिशियल रिव्यू से बचाना है तो 9th शेड्यूल के अंदर डेलिबरेटरी डाल दिया जाता था। सो इसी बेसिस पे आईआर कोल्हो केस में ये निकल करके आया, 9 मेंबर की जज ने ये घोषणा की, ये कहा कि जब 9th शेड्यूल आइटम जो है वो नॉट इम्यून है टू द जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद ये भी बोला गया नथिंग इन द 9th शेड्यूल कैन एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, यानी 9th शेड्यूल का कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, बेसिक फीचर है, राइट। तो ये बेसिक फीचर से बेसिकली डील करता है कि कौन सा पार्ट बेसिक फीचर के अंदर आता है। ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 30 भी आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 30 भी जो है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। इसका ये प्रोविज़न मेनली था कि रिमूव डिफिकल्टीज एंड नॉट टू वाइप आउट जुडिशियल रिव्यू पर से, यानी इसे परेशानियों को हटाने के लिए रखा गया था, ना कि जुडिशियल रिव्यू को वाइप आउट करने के लिए रखा गया था। देयरफॉर एवरी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट टू द 9th शेड्यूल, यानी संविधान का कोई भी संशोधन, यहाँ तक कि जो 9th शेड्यूल के अंदर संशोधन आ रही है वो भी हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डेंस में होना होगा, ना कि उससे बाहर। सो हमने देखा फिर आईआर कोल्हो जजमेंट किससे डील करता है, बेसिक स्ट्रक्चर से। 2007 में आया था ये, इस पर यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर बुक में, हालांकि ये कवर्ड है आईआर कोल्हो जजमेंट के बारे में। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है लीगल इश्यूज़ के बारे में जिनमें एडवाइजरी ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ओके, अंडर आर्टिकल 143। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, रेगुलर बुक्स में कवर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिल्लीज लॉ एक्ट के बारे में बोला गया है किससे डील करता है, और इस तरह से प्रोविजंस दिए गए हैं। सो डायरेक्टली इसके आंसर की बात करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। दिल्लीज लॉ एक्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से डील करता है, केशव सिंह लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस से, स्पेशल रेफरेंस नंबर ऑफ 2001 जो है वो गुजरात गैस से, और चौथा स्पेशल रेफरेंस नंबर ऑफ 2002 जो है वो गुजरात असेंबली इलेक्शन से। आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी। ना देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं HCS 2022 के अंदर वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में साइंस के भी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, और जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड को मैं डिस्कस करता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।